कल प्लांट्स हार्मोन के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग को जैव विकास का यानी कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में समझना है। जैव विकास क्या होता है, इसमें हेरिडिटी के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग, अगला केस में जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर जैव विकास यानी कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में स्टडी करना हम लोग को। पहले प्रारंभिक में निम्न कोटि की जीवों में क्रमिक परिवर्तन जो हुआ, पहले जो जीव जंतु थे वो समुद्र में पहले पानी में और ओरिजिनेट हुआ, एक सेल्स यूनिसेलुलर था, धीरे धीरे मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट हुआ, वो आके लैंड पे रहना स्टार्ट किए, फिर पेड़ पौधा पे लटक फटक के रहते थे, धीरे धीरे डेवलपमेंट होते गया, आज इतना डेवलपमेंट में हो गया। यही जैव विकास है। प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों में क्रमिक परिवर्तन जो हुआ इसी को जैव विकास कहते हैं। जैव विकास को समझने के लिए इसमें दो तीन पॉइंट समझना जरूरी है। पहले समजात अंग है, फिर समरूप अंग है, फिर अवशेषी अंग है। तीन प्रकार के अंग हैं। समजात अंग समान दिखे लेकिन कार्य उसका डिफरेंट हो, दिखने में सेम होता है लेकिन कार्य अलग अलग होता है, उसको समजात अंग कहते हैं। जबकि समरूप अंग में क्या होता है कि समान दिखे लेकिन कार्य रचना उसका क्या हो, अलग अलग हो, उसको हम लोग यहाँ पर क्या है कि समजात में असमान दिख रहा है लेकिन कार्य समान है सबका, देखने में अलग अलग डिफरेंट है लेकिन वर्क फंक्शन जो है सेम है इसका। जैसे कि लिखे हैं चमगादड़ के पंख और घोड़े की टांग, बिल्ली के पंजा और मनुष्य का हाथ। तो ये क्या है, दिखने में तो असमान है, चमगादड़ के पंख और मनुष्य के हाथ सेम है दिख रहा है, देखने में तो असमान है लेकिन उसका वर्क फंक्शन क्या है, सेम है यहाँ पर। जबकि समरूप अंग में क्या होता है कि समान दिखे लेकिन रचना और कार्य अलग अलग हो, देखने में इस बार सेम लग रहा है लेकिन कार्य अलग अलग, रचना अलग अलग डिफरेंट। जैसे एक तितली के पंख और पक्षी, बड़े बड़े पक्षी का पंख, दोनों काम तो उसका सेम है लेकिन समान देखने में तो वो दोनों पंख ही है लेकिन वर्क फंक्शन और स्ट्रक्चर रचना उसका अलग अलग है। तितली का पंख बहुत ही नाजुक छोटा होता है, जबकि बड़ा बड़ा पक्षी ले लेते हैं हम लोग तो उसका बहुत बड़ा पंख होता है। तो वो अवशेषी अंग में क्या होता है कि ऐसे वैसा अंग जो पूर्वजों से प्राप्त है लेकिन उसका कोई काम नहीं है बॉडी में। पेट में पाया जाता है अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है बॉडी में। जब पेट का ऑपरेशन किसी का होता है तो अपेंडिक्स काट के डॉक्टर हटा देते हैं, कहीं का अपेंडिक्स फट सकता है, उससे प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन तो वो अवशेषी अंग हो गया। ये कर्णपल है ही जो है पिन्ना, कान का पिन्ना अवशेषी अंग है, इसका कोनो यूज नहीं, यूजलेस है, ठीक ना। पहले बड़ा और हुआ करता तो वो हिलता डुलता था, जो धीरे धीरे उसका शॉर्ट होते गया, यानी कि ये सब अवशेषी अंग है। तो अवशेषी अंग वैसे अंग जो पूर्वजों से प्राप्त है लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है, कोई काम नहीं है, इसे अवशेषी अंग कहते हैं। मनुष्य के शरीर में 100 अवशेषी अंग टोटल पाया जाता है, 100 अवशेषी अंग, ठीक। पक्षियों का विकास सरीसृप से हुआ, ये एक नोट लिखाए हैं सरीसृप के बारे में, आगे चैप्टर में हम लोग बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे बायोलॉजी में ही, उसमें समझेंगे सरीसृप क्या होता है। तो पक्षी का विकास कहाँ से हुआ, सरीसृप से, सो समझना। सरीसृप आगे वाला क्लास में हम लोग स्टडी बढ़िया से करेंगे। आइए जैव विकास के सिद्धांत। अब जो ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ इस पर अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए, बहुत सारा साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट दिए, जिसमें कि लेमार्क फर्स्ट स्टेटमेंट दिए थे। लेमार्क वो अपना फिलोसफिक जूलॉजी एक बुक है, उसमें जैव विकास का कॉन्सेप्ट को दिए हैं। फिर डार्विन नाम के साइंटिस्ट हैं, वो दिए हैं। और फिर नव डार्विनवाद आ गया था, फिर उत्परिवर्तनवाद हो गया था। तो पहला कंडीशन है लेमार्क का बुक का नाम फिलोसफी जूलॉजी है। डार्विन जो है तो पूछा जाता है क्वेश्चन में कि जैव विकास के फादर किसे कहा जाता है, तो डार्विन को जैव विकास के फादर के नाम से जानते हैं, डार्विन को, ठीक। इन्होंने अपना जो है क्रॉस करा के एक संकरण यानी कि मोनो हाइब्रिड और डायहाइब्रिड पर कॉन्सेप्ट दिए थे, इसलिए इसको फादर कहा जाता है। इसके डेथ होने के बाद इसको जो है बहुत सारा प्राइज भी मिला लेकिन जीवित में नहीं मिला। नव डार्विनवाद क्या होता है कि जो डार्विनवाद को फॉलो किया उसको, उस रूल को नव डार्विनवाद के नाम से जानते हैं। उत्परिवर्तनवाद फिर आया न्यू, जिसका कि ह्यूगो डी व्रीज ने कॉन्सेप्ट दिए थे। तो क्वेश्चन यही ऑब्जेक्टिव में आता है, उत्परिवर्तनवाद का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो ह्यूगो डी व्रीज ने दिए थे। अनुवंशिकी जेनेटिक्स वे लक्षण होते जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते जाते हैं। अगर पिता में, दादाजी में ऐसा कोई टाइप का डिजीज है, बीमारी है, तो वो आगे बढ़ते जाता है। जैसे वर्णांधता, आंख का प्रॉब्लम जो है अगर पूर्वज में है तो वो फिर आगे आते रहता है। बाल का कंडीशन भी आते रहता है।
तो अनुवंशिकी, तो जेनेटिक्स में वे लक्षण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते रहते हैं, उसको अनुवंशिकी के नाम से जानते हैं। अनुवंशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल। तो दो चीज हम लोग पढ़े, एक डार्विन यानी कि जैव विकास के पिता डार्विन, जबकि अनुवंशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल के नाम से जानते हैं। इन्होंने मटर के प्लांट्स पर, पौधे पर अपना कॉन्सेप्ट दिया, मटर। तो क्वेश्चन आता है ऐसा कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पौधे पर किए, तो मटर के पौधे पर, मटर पर इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिए थे, मटर के पौधे पर। तो मटर के पौधे पर भी दो टाइप्स का लिए, एक संकरण जिसको कि मोनो हाइब्रिड कहते हैं, हम लोग पढ़े थे, हाइब्रिड नस्ल का ये है, अच्छा किस्म का गाय होता है हाइब्रिड नस्ल। फिर द्विसंकरण, तो डायहाइब्रिड, द्विसंकरण डायहाइब्रिड हो गया, मोनो मतलब एक हो गया इसमें। इस पर इन्होंने जो कंसेप्ट दिए, तो पहले फिनोटाइप का अनुपात निकला 3:1 और जीनोटाइप का अनुपात निकला 1:2:1। फिनोटाइप जीनोटाइप आगे देखते हैं हम लोग। तो एक संकरण में जो अनुपात निकला फिनोटाइप का 3:1, जीनोटाइप का 1:2:1 निकला जीनोटाइप। लेकिन जब द्विसंकरण पर इन्होंने काम किए, उसमें फिनोटाइप का रेशियो दिखा 9:3:3:1, जबकि जीनोटाइप का रेशियो देखा 1:2:1, फिर 2:4:2, फिर 1:2:1 यानी कि 3। देखिए यहाँ पर एक संकरण में फिनोटाइप का कितना है, 2 है यहाँ पर, जबकि इसका जीनोटाइप कितना है, 3 आ जाता है। द्विसंकरण में फिनोटाइप होता है यहाँ पर 4, जबकि जीनोटाइप हो जाता है यहाँ पर 9 हो जाता है। 2 दूना 4 हो गया इससे, अब 3 इसमें है तो 3 3 9 इसमें हो गया। सो रेशियो, लेकिन रेशियो भी एग्जाम में पूछ देता है कि कितना कितना रेशियो में। तो पहला एक संकरण मोनो हाइब्रिड में, यानी कि मटर का जो बीज लेके उन्होंने प्रैक्टिकल किए थे, उसका 3:1 होता है फिनोटाइप, जबकि जीनोटाइप का रेशियो जो होता है 1:2:1 होता है। ये हम लोग को रेशियो भी याद रहना चाहिए। जबकि द्विसंकरण में इसी का 9:3:3:1 होता है। फिनोटाइप का रेशियो 1:2:1:2। यहाँ पर तो सेम क्लियर है, 1:2:1 है, लास्ट में भी 1:2:1 है, बीच में सिर्फ 2 और 4 का है। इन्होंने कॉन्सेप्ट क्या दिए कि 2 टाइप का डिफरेंट वैरायटी का मटर का प्लांट्स लिए। एक लंबा, ये बड़ा जो इंडिकेट किए कैपिटल T, ये लंबा प्लांट्स को लिया, लंबा मटर के बीज को लिया। और एक बार क्या कि बौना यानी कि छोटा इसको लिया। तो 2 टाइप का, उस पे उन्होंने क्रॉस कराए। क्रॉस कराने के बाद देखे कि चाहे तो उसका मैथमेटिक्स भी बहुत बढ़िया था, इसलिए टी को टी के साथ क्रॉस कराया तो डबल, दोनों लंबा ही पता चला। टी को फिर स्मॉल टी के साथ कराया तो कैपिटल T स्मॉल टी पता चला। फिर स्मॉल टी को कैपिटल T के साथ रिलेशन तो इस टाइप से बना, और टी का टी के साथ रिलेशन तो इस टाइप से बना, यानी कि दोनों टी ही थे। तो इस केस में हम लोग को देखे कि एक फिनोटाइप बोले थे, जब 2 का किए थे, एक ये ग्रुप एक हो गया और ये एक ग्रुप हो गया, तो 2 ग्रुप लेके बनाए, ठीक। तो उसके लिए फिनोटाइप का रेशियो 3:1 हुआ था यहाँ पर, जबकि जीनोटाइप का रेशियो 1:2:1 हो रहा था यहाँ पर। फिनोटाइप क्या होता है कि वे लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से देखे, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी सेम हो, तो 3 क्या है इसमें सो देखिए, जब 2 लंबा लिया और 2 बौना लिया, तो इस केस में देख रहे हैं कि एक ये लंबा केस हुआ, इस केस में भी, यहाँ पर भी एक लंबा बन रहा है, लंबा केस हुआ, यहाँ पर भी लंबा हुआ। इसका मतलब 3 लंबा हुआ और एक ऐसा कंडीशन है जो बौना यहाँ पर बना है। तो इसलिए फिनोटाइप का रेशियो जो हुआ तो 3:1 में बना। जबकि जीनोटाइप का रेशियो यहाँ पर हुआ तो एक लंबा हुआ, यहाँ पर एक लंबा, 2 अदर, चाहे तो ये लंबा भी हो सकता है या बौना भी हो सकता है, तो 2 रेशियो, और एक ऐसा है जो कंप्लीट बौना ही बनेगा, छोटा ही बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा, तो ये 1 रेशियो। तो इसलिए जीनोटाइप का रेशियो और फिनोटाइप का रेशियो हम लोग को यहाँ से याद रखना है कि फिनोटाइप का रेशियो 3:1, जीनोटाइप का रेशियो 1:2:1 होता है। किस कंडीशन में? जब मोनो हाइब्रिड होता है, यानी कि एक संकरण होता है, इस कंडीशन में। डायहाइब्रिड के कंडीशन में फिर इन्होंने ऐसे 3 लेके दिखलाए। और कभी कभी एग्जाम में आता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो है कितने मटर का प्लांट्स लिए थे, कितने पौधे लिए थे। टोटल 7 पेयर में लिए थे, 7 दूना 14, यानी कि 14 पेयर पे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किए थे।
मेंडल का नियम, जैसे कि न्यूटन का नियम होता है ना, न्यूटन्स लॉ हम लोग पढ़ते हैं कि 3 लॉ होता है। न्यूटन का प्रथम गति का नियम, द्वितीय गति का नियम, तृतीय गति का नियम होता है। उसी प्रकार मेंडल का भी 3 कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, 3 कॉन्सेप्ट। तो 3 कॉन्सेप्ट में पहला कॉन्सेप्ट जो होता है उसको प्रभाविकता का नियम कहते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है पृथक्करण का नियम कहते हैं। पृथक्करण का एक और नाम होता है, उसको शुद्धिकरण का या शुद्ध नाम है, शुद्धिकरण का, शुद्धिकरण, ठीक ना। तो शुद्धिकरण, तो पृथक्करण का एक और नाम हुआ शुद्धिकरण। तीसरा होता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो मेंडल का कितना नियम? 3 नियम। कौन कौन? प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो टोटल 3 नियम हो गया। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि जेनेटिक्स वर्ड कौन खोजाता है, जेनेटिक्स को कौन खोजाता है? तो डब्ल्यू वाटसन। वाटसन एक क्रिकेटर के भी है, बहुत फेमस है, ठीक ना। तो ऑस्ट्रेलिया जेनेटिक्स का खोज कौन किया? डब्ल्यू वाटसन नाम के साइंटिस्ट की है। जबकि जीन का जोहान्स, जीन को कौन जोहा? तो जोहान्स जोहा खोजा है। फिर गुणसूत्र का डब्ल्यू यहाँ पर वाल्टेयर। देखिए जेनेटिक्स में डब्ल्यू वाटसन है जेनेटिक्स में, लेकिन गुणसूत्र को डब्ल्यू वाल्टेयर है, वाल्टेयर। इसके बाद एक चीज आप जानते होंगे कि एक्स जो होता है मदर में और फादर में XY होता है क्रोमोसोम, गुणसूत्र। अगर एक्स का ट्रांसफर होता है दोनों से तो उससे क्या होता है कि गर्ल्स, और XY का ट्रांसफर होता है तो उससे बॉयज होता है, ठीक ना। यानी कि कभी भी बेटा बेटी या फिर इसके लिए जिम्मेवार कौन होते हैं? तो फादर होता है। ये बात हम लोग को पहले से पता था। अब हम लोग को कुछ गुणसूत्र के नाम याद करना, नाम इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सबसे कम गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? एस्केरिस में। एस्केरिस में मात्र 2 ठो गुणसूत्र पाया जाता है एस्केरिस में। एस्केरिस एक प्रकार का अर्थवर्म नहीं होता है, अर्थवर्म जो होता है कोड़ के मिट्टी में रहता है, अर्थवर्म, उसी का प्रजाति है, उसको एस्केरिस के नाम से जाते हैं। एस्केरिस कहते हैं जिसमें कि मात्र 2 ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। और सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो टेरिडोकाइट्स में पाया जाता है। 1300 से 1600 गुणसूत्र क्रोमोसोम पाया जाता है टेरिडोकाइट्स में। तो एस्केरिस यहाँ पर है, ध्यान रखना, ए से एस्केरिस यहाँ पर, टेरिडोकाइट्स टी, जिसमें कि 1300 से लेके 1600 तक। 2 ठो याद हो गया हम लोग को। अब क्या है यहाँ पर, पहले से पता है हम लोग को कि आदमी में हम लोग इसमें कितना होता है? 23 पेड़ होता है, ये तो ऑलरेडी याद है। 3 चीज याद करने के लिए यहाँ पर देखते हैं कि ये आलू, तंबाकू और चिंपैंजी में इक्वल होता है। आलू, तंबाकू और चिंपैंजी में, यानी कि चिंपैंजी जो है तंबाकू के खेत है, जिसमें कि क्या है वहां पर? चिंपैंजी है। और आलू, तंबाकू खाई नहीं, तंबाकू उसमें उसी से ना वायरस का पता जो पता चला, टोबैको वायरस सबसे पहला वायरस इसी से पता चला है। तो यानी कि टोटल चिंपैंजी एक बंदर का प्रजाति होता है, ठीक ना, वो उसमें 48 पाया जाता है। आलू में भी 48 पाया जाता है, तंबाकू में भी 48 पाया जाता है, तीनों में 48 है। सो याद रखना है यहाँ पर। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग मच्छर में कितना? 6 पैर भी, उसमें कितना? 3 इधर 3 इधर, 6 पैर। तो 6 तो इसमें मच्छर में संख्या कितना? 6। मच्छर से थोड़ा मजबूत होता है मक्खी और पावरफुल होता है, उससे डायरेक्ट दुगुना पावरफुल। तो इसमें कितना हो गया? 12 मक्खी में। तो कैसा मक्खी? घरेलू मक्खी 12। मटर में कितना? 14। इसी 14 पर मेंडल का एक्सपेरिमेंट किया गया है, इसी 14 पर, ठीक ना, मटर पर ही एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो 14 मटर का याद रखेंगे। प्याज का कितना? 16। मतलब मटर सब्जी में हम लोग प्याज के रूप में यूज करते हैं, तो 2 आगे बढ़ गए, तो 14 से लेके 16 तक पहुंच गए। फिर मक्का में 20, मक्का यानी कि मकई में 20 हो गया। टमाटर में 24 हो गया। मेढक में जस्ट टमाटर से 2 अधिक, यहाँ पर मेढक में 26 हो गया। बिल्ली में 38 होता है, जबकि कुत्ता में 78 होता है। तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 40 का डिफरेंस है। बिल्ली में गुणसूत्र 38, कुत्ता में गुणसूत्र 78, तो 40 का गुणसूत्र का डिफरेंट है। सो याद रखेंगे। चौ से 40, तो चूहा में कितना? 40, ठीक। इसका गेहूं में 42। तो जस्ट चूहा के बाद, तो चूहा क्या करता है? खेत में गेहूं को काटते रहता है, तो उसमें लगभग चूहा से थोड़ा सा ज्यादा है, तो 2 है ज्यादा गेहूं में कितना है? 42 है, ठीक। खरगोश में 44, जस्ट 2 आगे, मतलब आदमी से 2 कम होता है किसका? खरगोश का। और आदमी से जस्ट 2 अधिक होता है आलू में। घोड़ा का फिर 64,
और कबूतर का 80। फाइनली ये इतना है, तो इसको एक बार अपना याद रखें, जैसे भी हो अपना इसको याद कर लें, क्या कि एग्जाम में कोई ना कोई भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं। हम लोग तो बचपन से सिर्फ पढ़ते हैं मनुष्य में 40 होता है, पूछा जा सकता है कुछ भी। मनुष्य तो नहीं है पूछे।